हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक पर्सनालिटी थ्योरी की जिसको हम यूजुअली 11th-12th में अपने यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थ्योरी। और इसके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम अवेलेबल हैं, तो कई लोगों ने और कई स्टूडेंट्स ने मेरे ये बोला था कि आप इस थ्योरी के ऊपर एक बारी शॉर्ट वीडियो बना दीजिए जिससे हमें समझ आ जाए कि ये थ्योरी क्या है। और इसका नाम है ग्रेज बायो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो इस थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे जो कि दी थी जेफरी एलन ग्रे ने। पर्सनालिटी की हमने कई सारी अलग अलग थ्योरीज पढ़ी है, ट्रेट थ्योरी है, टाइप थ्योरी है, और अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज हैं दी गई हैं। तो अब ये वाली थ्योरी जो है वो इतनी ज़्यादा हमने कहीं पे अपने एजुकेशन सिस्टम में देखा है कि कहीं पे पढ़ाई नहीं जाती इतनी ज़्यादा। मे बी इन हायर एजुकेशन आपको कहीं पे ये पढ़ने को मिलती है, तो इसलिए इसके ज़्यादा आपको मटेरियल मिलेगा नहीं। ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है जिसको मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस यहाँ पे क्या है कि जेफरी ग्रे ने सिर्फ इतना कहा है कि जो हमारी पर्सनालिटी है ना कहीं हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बीच का इंटरप्ले है। मतलब हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो टोटली एक पर्टिकुलर चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे और थ्योरीज में हम पढ़ते हैं कि वो एक फैक्टर पर डिपेंडेंट है पर्सनालिटी, और वो अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल हो सकता है या वो बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। पर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये दोनों का ही इंटरप्ले है। मतलब इसमें बायो साइकोलॉजिकल थ्योरी नाम है क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर एज वेल एज साइकोलॉजिकल प्रोसेस दोनों का आपस में जब इंटरेक्शन होता है तब हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे जेफरी एलन ग्रे, और इनकी जो थ्योरी है उसमें इन्होंने बात करी है रीइंफोर्समेंट सेंसिटिविटी की। तो इसीलिए इसको हम रीइंफोर्समेंट सेंसिटिविटी थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट हमें कैसे हमारी पर्सनालिटी में बिहेव करने के लिए रीइंफोर्समेंट से इन्फ्लुएंस होती है उसके ऊपर बात करी है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर्सनालिटी के कैसे आते हैं, उसके न्यूरल सिस्टम्स, जो हमारे ब्रेन में न्यूरल सिस्टम्स हैं वो कैसे मॉनिटर करते हैं हमारे बिहेवियर को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तो रीइंफोर्समेंट है जो कि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया रीइंफोर्समेंट। दूसरी चीज़ हो गई न्यूरल सिस्टम जो बायोलॉजिकली हो गया, जो हमारे ब्रेन के नर्व्स हैं न्यूरल सिस्टम है। तो वो दोनों को आपस में इन्होंने इंटरेक्ट करते हुए बताया है, इसलिए इस थ्योरी का नाम बायो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है। अब यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया गया है। तो बेसिकली इस थ्योरी में दो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। इसको हम न्यूरोबायोलॉजिकल बोलेंगे क्योंकि ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है दोनों सिस्टम। तो पहला सिस्टम है बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम, जिसको ये शॉर्ट में BAS बोलते हैं। और दूसरा सिस्टम है बिहेवियरल इनिबिशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है BIS। ओके, तो ये दोनों हमें याद रखने हैं, एक है BAS और एक है BIS, एक्टिवेशन सिस्टम और इनिबिशन सिस्टम। तो एट इट्स कोर द थ्योरी सजेस्ट दैट पर्सनालिटी ट्रेट्स, हमारे जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, एंड द बिहेवियर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अंडरलाइंग न्यूरल मैकेनिज्म, जो हमारे ब्रेन के न्यूरल मैकेनिज्म है उसकी वजह से हमारे पर्सनालिटी ट्रेट और बिहेवियर होते हैं। और वो चीज़ रेगुलेट करते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। तो हम कोई भी स्टिमुलाई देख के उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि जो हमारा बिहेवियर है ये एक तरह का बिहेवियर है कि हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं किसी स्टिमुलाई को देख के। तो हमारा जो बिहेवियर है वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूरल मैकेनिज्म कंट्रोल करते हैं। और वो दो न्यूरल मैकेनिज्म इन्होंने जो बताए हैं वो ये दोनों सिस्टम है, एक तो बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम है और दूसरा बिहेवियरल इनिबिशन सिस्टम है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि बिहेवियर एक्टिवेशन सिस्टम है, जो कि अब मैं आपको आगे समझाऊंगी कि इस पूरी पिक्चर का मतलब क्या है। और एक बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम है, तो ये कैसे काम करते हैं इस पिक्चर पे हम दोबारा बाद में आएंगे। नेक्स्ट फोटो में चलते हैं। तो बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम क्या है, जिसको शॉर्ट में BS बोलते हैं। रिवॉर्ड रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे मैंने बोला है कि इस थ्योरी में रीइंफोर्समेंट की बात करी गई है। जब किसी बिहेवियर को आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है या आप चाहते हो कि वो बिहेवियर दोबारा रिपीट हो, तो आप उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हो। रीइंफोर्स मतलब मजबूत करते हो, स्ट्रेंथ देते हो। उसके लिए आप उसको एक रिवॉर्ड देते हो। जब कोई बच्चा अच्छा करता है क्लास में तो टीचर उसको अप्रिशिएट करती है। वो क्यों करती है? तो क्या चाहती है कि वो बिहेवियर दोबारा रिपीट हो, बच्चा ऐसा ही करता रहे, उसको रिवॉर्ड बोलते हैं। तो BAS कंट्रोल अप्रोच बिहेवियर
एंड सेंसिटिविटी टू रिवॉर्ड। तो जो हमारा BAS सिस्टम है यानी कि ब्रेन एक्टिवेशन सिस्टम है, वो एक तरीके से ना रिवॉर्ड सेंसिटिव है, उसको अच्छा लगता है जब कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो उस वजह से वो सेंसिटिविटी रिवॉर्ड की तरफ है उसकी, और हमारा बिहेवियर अप्रोच बिहेवियर हो जाता है कि हम उस चीज़ को करने में खुश रहते हैं जिससे हमें रिवॉर्ड मिले। तो हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं उस काम को करने के लिए जिससे हमें रिवॉर्ड मिलता है, और हमारा वो बिहेवियर रीइंफोर्स होता है, हमें बार बार एक काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो उसको BAS यानी कि ब्रेन एक्टिवेशन सिस्टम बोलते हैं। इंडिविजुअल हैव हाई BAS आर मोर मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड्स एंड पॉजिटिव स्टिमुलाई। तो जिनके अंदर ये सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है BAS, उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है कि उनको ऐसी चीज़ें करने में मज़ा आता है जिसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, उनको अच्छा लगता है कि उनको लोग अप्रिशिएट करें, उन्हें अपनी तारीफ़ें सुनने में मज़ा आता है, तो वो ऐसे काम करते हैं जिसमें उनको तारीफ़ सुनने को मिले, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी में वो चीज़ नज़र आती है, उनके बिहेवियर में वो चीज़ नज़र आती है। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है, गोल ड्रिवन बिहेवियर। तो जिनके अंदर BAS ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये वाला सिस्टम, दैट रेगुलेट्स द डिज़ायर टू परस्यू गोल्स। वो लोग अपने गोल को परस्यू करने के लिए प्रोएक्टिव होते हैं। एंगेज इन बिहेवियर दैट लीड टू डिज़ायर आउटकम, और वो ऐसे बिहेवियर शो करते हैं जिससे उनका जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो शो हो, कि जो उनको अचीव करना है लाइफ में उसको कैसे करेंगे अचीव। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है उनका। तीसरी चीज़ जो इसमें नज़र आती है वो पॉजिटिव इमोशन होती है, क्योंकि ये रिवॉर्ड सेंसिटिव है तो एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव इमोशंस लाइक होप। वो लोग बहुत होपफुल होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा एक मोटिवेशन रहती है कि हमें कुछ अचीव करना है ताकि हमें लोग मोटिवेट करें, हमें अप्रिसिएशन सुननी है, हमें अपनी तारीफ सुनना पसंद है, तो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, कुछ अच्छा कुछ नया जिससे उनको रिवॉर्ड मिले। तो रिवॉर्ड सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है ऐसे लोगों में जिनके अंदर BAS सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर हम दूसरे की बात करते हैं अब, BIS सिस्टम। अब ये उल्टा हो गया, वैसे हम दोनों में ही दोनों तरह के सिस्टम होते हैं हमारे अंदर, बट हमारे अंदर जो दो सिस्टम है उसमें से कभी कभार किसी के अंदर BAS का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है और किसी किसी के अंदर BIS का। तो जैसे जो लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं या जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, उनके अंदर बिहेवियर इनहिबिशन सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इनहिबिट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। तो इसमें क्या है, पनिशमेंट से सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो डरते बहुत हैं, उनका अवॉइडेंस बिहेवियर रहता है कि चीज़ों को अवॉइड करते हैं, नई चीज़ें नहीं करनी, नई जगह नहीं जानी, नया रिस्क नहीं लेना, कुछ नया नहीं करना, जो पहले से चलता आ रहा है उसी को फॉलो करना। तो कुछ नया ट्राई करने से बहुत डरते हैं कि उन्हें लगता है कुछ गलत हो गया तो हमें कुछ हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, या हमारे को पनिशमेंट या थ्रेट जो सामने चैलेंज देखो चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो इसके साथ एक रिस्क या थ्रेट सिचुएशन भी आपको फेस करनी पड़ती है। अब जो मोटिवेटेड होते हैं वो तो उसको एक चैलेंज को ओवरकम करने में ईजिली कर जाते हैं मेहनत से अपनी, पर जो जिनके अंदर BIS जैसा सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो थोड़े से नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, तो वो इन चीज़ों से डरते हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया तो हमें पनिशमेंट, यानी कि अब यहाँ पे पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई उन्हें मारेगा, पनिशमेंट मतलब उनका लॉस हो जाएगा, तो लॉस से बहुत डरते हैं या थ्रेट से बहुत डरते हैं। तो इनके अंदर एक डर रहता है हमेशा। इंडिविजुअल हाई इन BIS आर मोर फियरफुल एंड एंग्शियस, हमेशा डरते रहते हैं, और एंग्शियस मतलब नर्वस ही रहेंगे, कोई भी नई चीज़, कहीं नई जगह जाना है, किसी नए लोगों से बात करना है तो उनको हमेशा एंग्जाइटी ही रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन, BIS monitors the environment for conflict and goal conflict triggering inhibition of behavior। तो ये क्या होता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से बचते रहेंगे, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ उनको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो सकती है, या कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जहाँ पे इनको लगता है कि कोई उन्हें कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। तो बहुत घबराते हैं कॉन्फ्लिक्ट से, बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए नेगेटिव आउटकम को अवॉइड करते हैं हमेशा, ऐसी जगह पे ऐसे काम करने से जहाँ पे कोई नेगेटिव आउटकम भी हो सकता है, और फेलियर से बहुत डर लगता है इनको। नेगेटिव इमोशन ज़्यादा रहती है बिकॉज कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं, मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो ऐसे BIS इज एसोसिएटेड विद एक्सपीरियंसिंग मोर नेगेटिव इमोशन लाइक एंग्जाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन। तो जब कुछ अचीव ही नहीं कर पाते, जब अब देखो कोई भी गोल अचीव करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, आप कुछ करोगे तो फेलियर तो होगा ही होगा उसमें, ठीक है, और फेलियर से यू लर्न एंड यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, फेलियर आपको हेल्प करता है।
टू मूव फॉरवर्ड। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि ये कभी रिस्क लेना ही नहीं चाहते, डरते इतना है, तो ये अपने गोल कभी बनाते ही नहीं है किसी चीज़ को अचीव करने का। बहुत ही ईजी गोइंग तरीका अपनाते हैं जहाँ पे इनको कोई नेगेटिव सिचुएशन ना फेस करनी पड़े या कोई चीज़ फेलियर देखना पड़े। तो इस वजह से एंग्जाइटी, फियर और फ्रस्ट्रेशन हमेशा ही इनके अंदर रहती है, जिनके अंदर BIS सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब इस पिक्चर पर दोबारा आओ, अगर जो फोटो यहाँ पे देख रहे हो, बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम में क्या है, हमारा अप्रोच बिहेवियर होता है। ये ग्रीन लाइट दिखाई हुई है, मतलब हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं अप्रोच करने के लिए, चीज़ों को अप्रोच करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। रिवॉर्ड सेंसिटिविटी होती है, हमें अच्छा लगता है जब हमें किसी फॉर्म में रिवॉर्ड मिलता है। और स्टिमुलाई प्लेजेंट लगता है, कोई भी प्लेजेंट स्टिमुलाई हमें चैलेंज करता है अपने बिहेवियर को ऐसा बनाने के लिए कि जिससे हम और मोटिवेटेड हो रिवॉर्ड पाने के लिए। बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम में क्या है कि अवर्सिव स्टिमुलाई होता है जिसको वो अवॉइड करते हैं। रेड लाइट मीन्स विड्रॉल बिहेवियर है, दूर रहना पसंद करते हैं चीज़ों से, इजी गोइंग तरीका ढूंढते हैं हमेशा, और जो चीज़ ट्रेडिशनली चलती आ रही है उसी को फॉलो करते हैं, कुछ नया नहीं करते। और विड्रॉल मतलब दूर रहना। और पनिशमेंट सेंसिटिविटी, इतना डरते हैं फेलियर से, पनिशमेंट से, कि कुछ भी नया ट्राई नहीं करते। तो बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम है, डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये वाला चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर पर्सनालिटी डायमेंशंस, इससे कैसे फ़र्क पड़ता है, अब इन चीज़ों से कैसे फ़र्क पड़ता है हमारी पर्सनालिटी पे। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है एक्स्ट्रावर्जन, जिसको हम ले मैन में एक्सट्रोवर्ट भी बोल देते हैं। जो लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनके अंदर यूजुअली BA सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि उनका एक अप्रोच बिहेवियर होता है, बहुत जल्दी लोगों से बात कर लेते हैं, नई जगह पे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर होता है, उनको भी अच्छा लगता है एक्सट्रोवर्ट लोगों को कि उनके लोग तारीफ़ करें, उनके बारे में बात करें। और पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। तो एक तो एक्स्ट्रावर्जन जो बिहेवियर है ये उनके अंदर आता है जिनके अंदर BA सेंसिटिविटी हाई होती है। दूसरी तरफ एक बिहेवियर होता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म में BIS सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, जहाँ पे अवॉइडेंस बिहेवियर होता है, चीज़ों को अवॉइड करते हैं, पनिशमेंट से बहुत सेंसिटिव होते हैं, नेगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा होती है, ये लोग ओवर रिएक्ट बहुत करते हैं, ओवर रिएक्शन होता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अ पर्सन विद हाईली सेंसिटिव BIS में डेवलप एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर। ऐसे लोगों को एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी बहुत होते हैं। जब इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ जाए तो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। तो जैसे ट्रॉमा से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उस टाइप की प्रॉब्लम भी इन्हें बहुत ज़्यादा हो सकती है, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये न्यूरोटिसिज्म बिहेवियर कब आता है, जब BIS की सेंसिटिविटी ज़्यादा हाई होती है। यही चीज़ यहाँ इन्होंने ग्राफ में भी दिखाई हुई है कि जैसे सपोज ये परफॉर्मेंस है, पुअर क्वालिटी की परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी की परफॉर्मेंस। इधर ये अराउजल है, लो अराउजल, हाई अराउजल। अराउजल का मतलब है आप कितने मोटिवेटेड हो किसी काम को करने के लिए, या आप कितने अराउज हो, कितने अलर्ट हो, कितने एक्टिव हो। तो आपके अंदर अगर BIS है, न्यूरोटिक बिहेवियर है, तो न्यूरोटिक यहाँ पे इन्होंने ब्लू से दिखाया हुआ है ये वाला, तो इनका अराउजल लो है, देखो लो अराउजल है, ये इतने ज़्यादा अलर्ट या इतने ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड नहीं होते। लेकिन अगर एक्स्ट्रावर्ट है, मतलब BAS आपके अंदर ज़्यादा है, एक्टिवेशन सिस्टम ज़्यादा है, तो उसमें ये वाला जो रेड वाला दिखाया हुआ है कि वो हाईली अराउज रहते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे पर्सनालिटी को हमारे कैसे डिफ़र करती है। तो अब इन चीज़ों की इम्प्लीकेशन पर्सनालिटी और बिहेवियर में कैसे, अब इन चीज़ों के बारे में हम क्या यूज़ कर सकते हैं इस नॉलेज का। तो BAS सेंसिटिविटी ड्राइव्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगर BAS सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो हमारा बिहेवियर गोल डायरेक्टेड होगा, हमें ये पता चलता है। अप्रोच मोटिवेशन, मतलब हम मोटिवेटेड चीज़ों के लिए ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। वाइल BAS सेंसिटिविटी इनहिबिट्स बिहेवियर, बिहेवियर को रोकता है। अवॉइड नेगेटिव आउटकम्स, और नेगेटिव आउटकम से बहुत डरता है, तो नई चीज़ करने से हम हमेशा डरेंगे। फिर इमोशनल एक्सपीरियंस में क्या हमें दिखता है कि जो BS होता है उनमें हमेशा पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा रहती है, जैसे जॉय और एंथुजियाज्म। ये कहते हैं ना, लाइफ की पॉजिटिव साइड को ज़्यादा फोकस करते हैं। वाइल BAS इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव इमोशन लाइक एंग्जाइटी एंड फियर। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, द रिलेटिव बैलेंस बिटवीन BAN एंड BIS इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्ड टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट।
तो अगर हमारा BAS और BIS में बैलेंस होगा तो हम दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस रखेंगे अपने डिसीजन लेते टाइम। जब भी हम लाइफ में कोई डिसीजन लेंगे तो हम ये दोनों चीज़ें बैलेंस लेके चलेंगे कि हमें थोड़ा रिस्क भी लेना ज़रूरी है और हमें एक्सट्रीम फेलियर भी अवॉइड करना ज़रूरी है। तो बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो उस चीज़ में हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में अगर दोनों बैलेंस्ड होंगे। अगर दोनों में से एक चीज़ भी ज़्यादा होगी, सपोज BAS ज़्यादा है, तो वो बहुत ओवरली मोटिवेटेड हो जाते हैं, कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिससे भी उनका ज़्यादा फेलियर देखना पड़ जाता है, बट वो डीमोटिवेट नहीं होते उस चीज़ से। और BIS ज़्यादा है तो वो इतने ज़्यादा लेस अराउज्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं होती, उनका मन ही नहीं करता कोई चीज़ करने का। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो चीज़ है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें ऑप्टिमल अराउजल चाहिए। ऑप्टिमल अराउजल मतलब थोड़ा सा हमें रिस्क भी लेना आना चाहिए और थोड़ा सा टेंशन भी होना चाहिए कि हमें बैलेंस कैसे लेके चलना है, ताकि हम ज़्यादा भी टाइम वेस्ट ना करें चीज़ों में। फेल होने में, फेलियर में ज़्यादा भी हम इतना ना एक्साइटेड हो जाए या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंट कि हम चीज़ों को समझे ही ना और फेल होते रहें। तो ऑप्टिमल अराउजल होना चाहिए जो कि बैलेंस करेगा हमारे डिसीजन मेकिंग को। फिर क्लिनिकल सेटिंग और एजुकेशनल सेटिंग में भी इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे क्लिनिकल सेटिंग में ये थेरेपिस्ट को गाइड कर सकता है कि कैसे वो इंटरवेंशंस, मतलब इंटरवेंशन का मतलब होता है लोगों को कैसे हेल्प करना, उस चीज़ के लिए कुछ नया सोचना या कोई थेरेपी बनाना या कोई ऐसा तरीका जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हो अपना बिहेवियर चेंज करने में। तो बिहेवियर चेंज में हेल्प कर सकता है इंटरवेंशन, मतलब बिहेवियर चेंज करने के लिए कोई ऐसा तरीका, मेथड ऑन एन इंडिविजुअल्स न्यूरोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन। अगर एक थेरेपिस्ट को पता हो, क्लिनिकल थेरेपिस्ट या क्लिनिकल काउंसलर को, कि इस पर्टिकुलर पर्सन के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में BAS ज़्यादा एक्टिवेटेड है या BIS ज़्यादा एक्टिवेटेड है, तो उसके बेस पे वो उसके लिए इंटरवेंशन डिज़ाइन कर सकता है कि किस तरीके से इसको मैं हेल्प कर सकता हूँ अपने बिहेवियर को बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ही ओवर एक्टिव पर्सन है जिसके अंदर पर्सन विद एन ओवर एक्टिव BIS, मतलब जिसके अंदर BIS बहुत ज़्यादा है, सॉरी पर्सन एक्टिव नहीं है, BIS बहुत ज़्यादा है, मतलब बिहेवियर इनहिबिशन, मतलब जो बहुत डरता है उस टाइप का, माइट बेनिफिट फ्रॉम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एम्ड एट मैनेजिंग एंग्जाइटी रिस्पॉन्सेज। तो जिसके अंदर BIS ज़्यादा है उसको हम अपनी एंग्जाइटी कैसे मैनेज करनी है उस तरह की थेरेपी दे सकते हैं। वाइल दोज विद एक्टिव BAS, और जिनके अंदर BAS ज़्यादा है उनको सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग या मेडिटेशन, इस तरह की थेरेपी दी जा सकती है जहाँ पे वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करना सीखे, अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना सीखे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमने कैसे इंटरवेंशन डिज़ाइन करने हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। अब एजुकेशनल सेटिंग में क्या हेल्प हो सकती है, ये एजुकेटर्स को हेल्प कर सकता है अबाउट द डाइवर्स वेज इन विच स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेज, कि बच्चों में डिपेंडिंग ऑन कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, BIS टूवर्ड्स है या टूवर्ड्स BAS है, हम बच्चों के लिए डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लास में कुछ बच्चे बहुत ओवर एक्साइटेड, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो उनको उस तरह का काम दिया जा सकता है जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को यूज़ करके लर्न कर सकें। क्लास का एनवायरनमेंट वैसा बनाया जा सकता है कि उनको प्रोजेक्ट वर्क दे दिया या उनको टीम लीडर बना दिया, इस टाइप की चीज़ें जहाँ पे वो अपनी एनर्जी का फुल यूज़ कर सकें और कुछ लर्निंग कर सकें। और अगर BIS ज़्यादा है, बच्चे ऐसे बच्चे हैं क्लास में जो जिनके अंदर BIS सिस्टम ज़्यादा एक्टिव है, उनको फेलियर से डर लगता है, तो उनको छोटे छोटे स्टेप्स में सिखाना, फिर उनको मोटिवेट करना आगे चलने में। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको पता हो कि कौन सा ज़्यादा एक्टिव है बच्चों में, उस तरीके से आप उनको पढ़ाने में टीचिंग अप्रोच का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। By recognizing individual differences in biological system, educators can adapt their strategies, अपनी strategy में adaptation करके to optimize learning experiences for each student। तो इस तरीके से हम अपनी education system में इस theory से help ले सकते हैं। Now empirical evidence या research findings क्या है, मतलब scientifically हमें इस theory का क्या evidence मिला है कि actually में ऐसा होता है। तो ब्रेन इमेजिंग होती है जहाँ पे वो ब्रेन पे वायर्स लगा के कंप्यूटर सिस्टम में देखते हैं कि कौन से वाले न्यूरल सिस्टम काम करते हैं जब हम बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो ब्रेन इमेजिंग के थ्रू ये आइडेंटिफाई करा गया है कि कुछ ऐसे न्यूरल कोरिलेट्स हैं जिनमें BAS एक्टिवेटेड होता है, तो उनके कौन से न्यूरल सिस्टम्स एक्टिवेटेड होते हैं उस टाइम पे,
और जब वो BIS ज़्यादा होता है तो उनके अंदर कौन से नर्वस न्यूरल जो कनेक्शंस होते हैं वो एक्ट, मतलब ब्रेन इमेजिंग के थ्रू इन्होंने फिजियोलॉजिकली ये पता करा है कि जो लोग एक्स्ट्रावर्ट बहुत एक्साइटेड होते हैं तो उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर सिस्टम है जो हमेशा एक्टिव दिखते हैं, और जो लोग थोड़े से फियरफुल ज़्यादा होते हैं उनके अंदर दूसरे तरह के सिस्टम एक्टिवेटेड। तो ये ब्रेन इमेजिंग के थ्रू फिजियोलॉजिकली प्रूव हो चुका है। बिहेवियरल स्टडीज़ में भी ये चीज़ देखी गई है कि BAS या BIS से फ़र्क पड़ता है, लोगों के जो बिहेवियर हैं उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिसे हमें पता होता है कि अगर ये BAS टाइप का है तो ये रिस्क टेकर होगा, या ये BIS टाइप का है तो ये अवॉइड करेगा, इनके अंदर एंग्जाइटी ज़्यादा होगी। तो बिहेवियर स्टडीज़ से भी ये चीज़ें, कई सारे एविडेंस हमें मिले हैं जिसमें उनके बिहेवियर को, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करके कैटेगराइज किया गया है कि ये BIS टाइप के हैं और ये BAS टाइप के हैं। फिर क्लिनिकल एप्लीकेशंस में जैसे रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेंसिटिविटी को इन्होंने थ्रू अपने क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर उसको अप्लाई करके लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई करके कैसे रिवॉर्ड से बिहेवियर मॉडिफाई किया जा सकता है या कैसे पनिशमेंट से लोगों का बिहेवियर मॉडिफाई किया जा सकता है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है। और उसमें हेल्प भी मिली है डिप्रेशन या एडिक्शन जैसे डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए। तो ये हमारे पास एविडेंसेस एंड रिसर्च हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है और होता आ रहा है और इन चीज़ों का यूज़ भी हो रहा है, और हमारे पास प्रूफ भी है कि कैसे बायोलॉजिकली भी हम इसको देखते हैं और हमारे बिहेवियर में और साइकोलॉजिकल सिस्टम में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लिमिटेशंस क्या है अब इस थ्योरी की? तो लिमिटेशन सबसे पहली तो ये है कि ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है हमारी पर्सनालिटी को, सिर्फ 2 कैटेगरीज में बांट दिया है और बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है पर्सनालिटी की, जबकि पर्सनालिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम और कई सारे फैक्टर्स का मिक्सचर है। तो उनको खाली 2 चीज़ों से हम नहीं बता सकते कि किसी की पर्सनालिटी BS होगी या सिर्फ 2 कैटेगरी में नहीं डिवाइड कर सकते कि या तो ये होगी या ये। पर्सनालिटी एक स्पेक्ट्रम की तरह है, उसमें बहुत बड़ी रेंज है। तो इट इज़ वेरी सिंपल अगर हम बोलें कि ये 2 ही टाइप की कैटेगरी हैं। लैक ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मतलब इन्होंने अपनी पर्सनालिटी थ्योरी को दूसरी थ्योरीज़ के साथ इंटीग्रेट नहीं किया, रिलेट नहीं किया कि उन थ्योरीज़ में क्या बोला गया है और उससे ये कैसे मिलता जुलता है, तो इंटीग्रेशन नहीं है दूसरी थ्योरीज़ के साथ। मेजरमेंट चैलेंजेस में क्या आ जाता है कि हम ये कैसे मेजर करेंगे एक्चुअली में कि किसके अंदर BAS टाइप का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या किसके अंदर BIS टाइप का सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इसको मेजर करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? आप ब्रेन इमेजिंग है, ठीक है, उससे आपको ये पता चलता है कि न्यूरल सिस्टम्स में क्या फ़र्क आता है। पर उसके अलावा भी आप बिहेवियर में, जैसे कई लोग एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होते, इंट्रोवर्ट भी नहीं होते, वो एम्बीवर्ट होते हैं, बीच का होता है सिस्टम के, वो कभी कभी रिस्क ले भी लेते हैं और कभी कभी डरते भी हैं। तो एक्यूरेटली हम कैसे मेजर करें कि वो पर्टिकुलरली BS ज़्यादा है या वो सिस्टम बना नहीं है उसको असेस करने का, प्रॉपर मेजर करने का। और कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स है कि इसमें रोल ऑफ सिचुएशन की तो बात ही नहीं करी या एनवायरनमेंट की तो बात ही नहीं करी जो पर्सनालिटी के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट डालता है। आपकी सिचुएशन, आपकी हिस्ट्री में आपके साथ क्या हुआ, आपकी बैकग्राउंड कैसा था, आप किस जगह से हो, क्या पता पीछे कोई ऐसा ट्रॉमा आपके साथ हुआ हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसकी वजह से आज आपकी पर्सनालिटी में इनहिबिशन ज़्यादा है, क्या पता वो ठीक हो सकती है तो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो सकती है। तो सिचुएशन कैसी थी, एनवायरनमेंट क्या है, या अभी आप जिस जगह पे खड़े हो उस जगह पे आप कुछ और बिहेव कर रहे हो, कहीं और जाओगे तो आप कहीं और कुछ और तरीके से बिहेव करोगे। तो वो तो बात ही नहीं करी यहाँ पे कि सिचुएशनिज्म जो होती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं या सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपनी पर्सनालिटी बदल लेते हैं, उस बारे में तो बताया ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इस थ्योरी की। सो दैट्स इट, दिस वॉज ओनली द लास्ट स्लाइड। अब ये थ्योरी हमने कवर कर ली है, ग्रेज बायो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। आई होप you have understood the theory, and if you liked it, please share and subscribe my channel. Thanks for watching.